नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास शुरू करते हैं हम सभी। बहुत बहुत सुप्रभात आप सभी को। जो क्लास है दोस्तों वो आप देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया की एक सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं। मॉडर्न इंडिया दोस्तों, मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत अभी पिछली क्लास में हमने आप सभी को 1857 की क्रांति की भूमिका बताई थी। ठीक है, आज शुरू करेंगे दोस्तों। आज का जो हमारा मिशन है वो है 1857 की क्रांति से लेकर के 1857 टू 1919 दोस्तों 1919 का एक कार्यक्रम हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। हमारा पैटर्न क्या है, हम आपसे क्या डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे है कि आखिर कैसे हम लोग नोट्स बनाएं और दोस्तों किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो या हमारे मेंस के क्वेश्चंस हो, उसे हम कैसे सॉल्व करें दोस्तों। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि सब्जेक्ट को, पूरे टॉपिक को कैसे पढ़ना है, इस चीज़ को आपको समझना बेहद ज़रूरी होगा। तो आज हमने आप सभी के साथ फिर से एक नए सेगमेंट पे 1857 से लेकर के 1919 तक के पूरे डायमेंशन को दोस्तों हम लोग क्लियर करेंगे और पूरे प्रश्नों की एक रूपरेखा तय करेंगे कि कैसे प्रश्न प्रीलिम्स में आते हैं और कैसे मेंस में आते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति दोस्तों, 1857 की क्रांति के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे इस क्रांति के शुरू होने से के तत्कालिक कारण है ना, तत्कालिक कारण से पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज राजनीतिक अर्थव्यवस्था, क्योंकि देखिए पूरा विस्तार तो मुझे देना है अलग टाइप से है ना। तो सामाजिक हस्तक्षेप, सबसे पहला सोशल इंटरफेयर हस्तक्षेप, दूसरा दोस्तों राजनीतिक हस्तक्षेप, तीसरा अगर हम लोग देखें तो आर्थिक हस्तक्षेप, और दोस्तों धार्मिक हस्तक्षेप। देखिए अंग्रेजों ने प्रारंभिक स्थिति से ही, जब हमने देखा कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध लड़ा, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की, और इलाहाबाद की संधि के बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने भारत पे कहीं न कहीं एक शासक की भूमिका में अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है दोस्तों कि उन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने की कोशिश की। जैसे हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, हमारे अपने तिथि त्यौहार हैं, हमारे अपने आध्यात्म हैं, इन सभी में उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। दूसरा राजनीतिक क्रिया प्रणाली देखें दोस्तों, तो अगर हम लोग राजनीतिक क्रिया प्रणाली में देखें तो उन्होंने से सहायक संधि लागू कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति लागू कर दिया, घेरे की नीति लागू कर दिया। तो उन्होंने बहुत ही रचनात्मक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक गतिविधियों का प्रयोग करके भारतीय राष्ट्रीय ढांचा जो था, एक तरीके से कहा जाए कि भारत का जो वास्तविक स्वरूप था, उसे नष्ट करने की कोशिश की। इससे न सिर्फ भारतीय सामान्य जन को नुकसान हुआ, बल्कि इसमें रहने वाले जो शासक थे, बादशाह थे, नवाब थे, राजा थे, जमींदार थे या किसान थे, उन सभी को एक स्तर से इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। वहीं अगला चरण देखें दोस्तों आर्थिक गतिविधियों से। तो आर्थिक गतिविधियों में अगर पूरी तरीके से हम देखें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी चलने लगी थी दोस्तों, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी, अर्थात धन का निष्कासन शुरू हो गया था। पूरी तरीके से अंग्रेज जो है वो भारत के धन को, कहा जाता था गंगा नदी से संपूर्ण धन यहाँ से सोख करके ये टेम्स की नदी में निचोड़ने का कार्य कर रहे थे यहाँ से। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी जो भारतीय संरचना थी उसमें अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक शोषण अंग्रेजों ने इस समय काल में किया। धार्मिक हस्तक्षेप दोस्तों कहा जाए तो अगर आप लास्ट में देखें 1856 में एक अमेंडमेंट आया जिसमें कहा गया कि तिलक और तलवार, चोटी, चंदन ये सब लगाना वर्जित कर दिया। एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने हमारे धर्म, हमारी परंपराओं पर हस्तक्षेप किया। दूसरा अगर दोस्तों देखें हम लोग
तो सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो हमारी परंपराएं थी, जो धार्मिक रीति रिवाज थे हमारे, उनको समाप्त करने की कोशिश की या उन्हें अंधविश्वास कह करके उनका असम्मान करने की कोशिश की पूरी तरीके से। तो ये जख्म जो है, ये दर्द जो है बहुत पुराना बना हुआ था। मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी हम पूरी सीरीज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसे प्रश्न आते हैं यूपीएससी के अंतर्गत, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, तत्कालिक कारण में अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है कि यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि जो बंदूक इनका अस्त्र था, उसके स्थान पर इन्होंने उसके स्थान पे इनफील्ड राइफल, है ना, इनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया। अब इनफील्ड राइफल का जब प्रयोग शुरू किया तो दोस्तों कहा जाता था इसमें जो कारतूस लगता है ना, कारतूस जो गोली इसमें लगती है, उसके अंतर्गत गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। जब तक उसके निब को, है ना, हम मुंह से नहीं निकालेंगे तब तक वह गोली जो है प्रयोग के रूप में नहीं आ सकती। अब देखिए, गाय और सूअर जो है दोस्तों, हिंदू और मुसलमानों के धर्म को सीधा अपवित्र कर रहा है। ठीक है, कहा जाता है कि किसी मनुष्य के धन को ले लिया जाए तो बहुत तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर उसके धर्म को कमजोर करने की कोशिश की जाती है तो वह किसी व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात सिर्फ आर्थिक शोषण की न थी, बल्कि सम्मान और स्वाभिमान की बात आ चुकी थी, और ऐसी स्थिति में अब इनका विरोध करना लाजमी था। ठीक है, तो दोस्तों 1857 में यही हुआ, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि बंगाल में इस व्यवस्था को लागू किया जाना था, और 34वीं एनआई में जब इस व्यवस्था को लागू किया गया तो यहीं पर एक सैनिक थे जिनका नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है दोस्तों? मंगल पांडे। अब इन्होंने मंगल पांडे को जब ये बातें पता चलती हैं तो मंगल पांडे ने इसका विरोध किया, है ना। मंगल पांडे पहले विरोधी थे, ठीक है, जिन्होंने इस कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। ठीक है, और ये मामला है बंगाल के बैरकपुर छावनी का। ये मामला पूरा है कहाँ का? बंगाल के बैरकपुर छावनी का। ठीक है, बंगाल के बैरकपुर छावनी में ये घटना घटित होती है। ठीक है, अब मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। जो मंगल पांडे ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने इन पर दबाव डाला, और मंगल पांडे जी ने क्या किया कि इन्होंने अपने जो कैप्टन थे, कैप्टन ह्यूरसन और कैप्टन बाग, लेफ्टिनेंट कैप्टन बाग, इनको गोली मार दी। ठीक है, और इनकी हत्या कर दी दोस्तों। ठीक है, इनकी हत्या कर दी। ठीक, अब इस वजह से अंग्रेज जो है बहुत नाराज हुए और मंगल पांडे जी को, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी। ठीक है, अब इनको जब फांसी की सजा हो गई तो इनके सहयोगी जो भी थे, सैनिक थे, वो बहुत नाराज हुए और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिक विद्रोह हो गया दोस्तों, इसीलिए 1857 को सैनिक विद्रोह कहा जाता है। और वाकई में अगर हम लोग पुष्टि करें कि इसे हम क्या नामकरण, इसका नामकरण क्या रखें, तो 1857 को सैनिक विद्रोह करना ज्यादा उचित हो जाता है। अब देखिए ये सैनिक क्या होते हैं? ये सैनिक संगठित होने लगे, है ना, संगठित होने लगे, और कहा जाता है कि बंगाल के बाद, ठीक है, जो सबसे ज्यादा संगठित सहयोग देखा गया वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखा गया। मेरठ के सैनिकों ने दोस्तों 10 मई को, अब इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपसे चर्चा करेंगे कि जब ये सैनिक विद्रोह हुआ तो इसके प्रभाव से क्या क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा तो प्रभाव जो है इसका उत्तर भारत, खासतौर से देखा जाए तो उत्तर भारत पे इसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। और उत्तर भारत में जितने भी चाहे वो नवाब हों, ठीक है, नवाब हों, जमींदार हों या राजा हों, ठीक है,
इन सभी पे इसका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें चर्चाएं तो होने लगी, ठीक है, इनमें चर्चाएं होने लगी, लेकिन कहा जाता है कि नवाब बेगम जो आपके लखनऊ की या अवध की नवाब थी बेगम हजरत महल, और इलाहाबाद से जो आपके थे संरक्षक लियाकत अली खान साहब, इनके बीच मीटिंग हुई वैठूर में, और वहाँ डेट डिसाइड की गई कि हम लोग 31 मई को एक संगठित जो है विद्रोह करेंगे। लेकिन इससे पहले सैनिकों ने ही 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। कहाँ पे? मेरठ से। मेरठ से ये विद्रोह जो है आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पहुंचा। ठीक है, दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में उस समय बादशाह जो थे, है ना, बादशाह जो थे वो कौन थे? मुगल बादशाह, वो थे बहादुर शाह जफर दुती। बहादुर शाह जफर दुती जो थे, ये उसमें बादशाह हुआ करते थे। सारे सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने इनके साथ मीटिंग की, और यहाँ पे मेरठ से जाते समय बरेली में इन्होंने, बरेली के जो सूबेदार थे उनका नाम था बख्त खां, है ना, बख्त खां, इनको अपने साथ ले लिया था। और बख्त खां जो थे एक तरीके से कहा जाए सेनापति थे। किसके? मुगल बादशाह के सेनापति माने जाते थे। तो बख्त खां ने बहादुर शाह दुती को मोटिवेट किया और इन्हें इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, मेरठ के सैनिकों ने बादशाह को अपना नेतृत्व दे दिया। और दोस्तों इतना आक्रामक, इतनी शक्तिशाली तरीके से सैनिकों ने जो विद्रोह किया था, ठीक है, उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, है ना, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 11 मई को कहा जाता है दिल्ली पर अधिकार हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों ने अपने आधुनिक हथियारों का प्रयोग करते हुए अपनी नीतियों से 12 मई को ही दिल्ली को पुनः स्वतंत्र कर लिया, और बहादुर शाह दुती को इन्होंने रंगून भेज दिया, और इनके जो बेटे थे इनकी हत्या कर दी। कहा जाता है नग्न करके लाल किले के सामने तोप से उड़ा दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि इन्होंने एक ऐसा भय पैदा करने की कोशिश की जिसकी वजह से अन्य जो शासक हैं वो इस बात से डरे। ठीक है, अब ये घटना हो जाती है दोस्तों। यहां पे आप देखें, इस घटना के बाद हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत के समग्र क्षेत्रों में, जैसे कहा जाए अवध में, खासतौर से अवध का क्षेत्र जो है लखनऊ, 4 जून को दोस्तों लखनऊ में विद्रोह शुरू हुआ, और बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व संभाला। ठीक है, बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व संभाला, और वर्गीस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। अपने पुत्र जो थे वर्गीस कादिर को इन्होंने नवाब घोषित कर दिया। एक यहाँ पे कहानी शुरू हुई। अब दूसरी कहानी जो दोस्तों आती है वो आप समझे यहाँ पे। ऐसे ही अगला जो है वो पहुंच जाता है कानपुर विद्रोह। कानपुर में थे नाना साहब जो मराठा शासक थे, और इनके साथ थे तात्या टोपे, है ना, रामचंद्र पांडुरंगा इनका नाम था, तात्या टोपे का। इन लोगों ने मिलकर के, क्योंकि नाना साहब की जो पेंशन डिक्लेयर की थी अंग्रेजों के द्वारा, वो पेंशन अंग्रेज न देकर के कम करते जा रहे थे और अपनी पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो इन मुद्दों पे सबकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब इसी तरीके से अगर पूरे भारत के अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो जैसे हम लोग देखते हैं इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ लियाकत अली खां थे। अब देखिए आरा वाला क्षेत्र जो बिहार का आरा है वो कुंवर साहब हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए, और झांसी आप देखें, झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई, तो पूरे उत्तर भारत में। इसके बाद अगर हम लोग देखें पूरे भारत में, तो पूरे भारत के अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इतना प्रभावी नहीं। जैसा कि अंग्रेज प्रारंभिक स्थिति में इस आंदोलन को बहुत तेजी के साथ नियंत्रित कर लेते हैं।
और अंततः क्या हो जाता है, आंदोलन समाप्त हो जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पे भारतीयों को नहीं प्राप्त हुई। अब कहा जाता है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी सेना, भारतीय क्षेत्र की सेना, और इतना बेहतर मौका होने के बावजूद भी आखिर भारतीय पराजित क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह थी कि इनके पतन, इस युद्ध के पराजित होने का कारण जो था वो संगठन का मजबूत न होना, ठीक है। दूसरा योजनाएं का न होना। तीसरा क्या होता है, योजनाओं का बेहतर न होना। तीसरा वैचारिक एकता नहीं थी, ठीक है, वैचारिक एकता नहीं थी। चौथा क्या हो जाता है, नवीन अस्त्र, है ना, नवीन अस्त्र इनके पास में नहीं थे। कहा जाए आर्थिक सहायता नहीं थी, ठीक है। शासकों का पूर्ण सहयोग नहीं था, सहयोग नहीं था। तो ये आप देखेंगे कि आर्थिक सहायता ये एक बहुत बड़े कारण हैं जिसकी वजह से 1857 की जो क्रांति है वो विफल हो गई। लेकिन क्या पूरी तरीके से विफल हो गई? जी नहीं, पूरी तरीके से विफल नहीं हुई। दोस्तों इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखते हैं, हम सकारात्मक परिणाम देखें इसका। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। अगर दोस्तों देखा जाए सकारात्मक परिणाम, तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अंग्रेजों की कमियां पता चली, है ना, अंग्रेजों की कमियां पता चली। ओके, दूसरी बात ये हो गई कि संगठन का महत्व पता चला, महत्व। तीसरा क्या हुआ, योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैटल एंड वार एंड रिवोल्ट, ठीक है, प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा इन्होंने देखा कि एकता, राष्ट्रीय एकता का महत्व, ठीक है। पांचवा इन्होंने देखा वैचारिक एकता का महत्व, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ थॉट्स, है ना, विचारों का एकीकरण, विचारों का एकीकरण होना अत्यंत आवश्यक है, इसको इन्होंने विशेष महत्व दिया, ठीक है दोस्तों। और ये बात समझ में आने लगी भारत में रहने वाले समस्त, ठीक है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण नेता थे, उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि आखिर में ये गलती हुई, और अगर इस गलती को, अगर इस जो विद्रोह था इसको हम सही डायरेक्शन में लेके जाते तो शायद परिणाम कुछ और होता। अब परिणाम को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो अगला चरण शुरू किया वो बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए 1857 के बाद क्या होता है, सबसे पहली बात ये होती है कि 1858 का एक्ट आता है। इस एक्ट को ही पहली बार भारत सरकार अधिनियम कहा गया, भारत सरकार अधिनियम कहा गया, ठीक है। और यहां पर भारतीयों को पहली बार अधिकार देने की बात की गई। पूरे अगर हम लोग बात करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हम इसे बड़े स्तर से पढ़ेंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब इंडियंस को राइट ट्रांसफर करने की यहां बात हुई और कहा गया कि हम उनके पूरे क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, और बहुत ही शांतिपूर्ण शासन करने की नीति अपनाई तथा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये पूरी तरीके से समाप्त हो गई, और जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रत्यक्षतः जो है अधिकार, प्रत्यक्षता शासन करने की रणनीति अपना ली। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद को नियुक्त किया, और वायसराय के ऊपर जो है वो भारत सचिव को नियुक्त कर दिया। भारत सचिव जो होगा वो एक 15 सदस्यीय दल होगा और जो ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करेगा,
ठीक है। तो एक तरीके से एक नया ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डेवलप किया इन्होंने, अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था के साथ यहाँ पे शासन करने की रणनीति अपनाई। क्या माना जाए इसे, क्या मानेंगे आप इसे, क्या यह अंग्रेजों का डर था? अंग्रेज क्या भारतीयों के विद्रोह से डर गए, या अंग्रेजों ने कुछ नई चाल चली? अंग्रेज, इसे क्या आप समझेंगे? सच ही कहा गया है कि जो अंग्रेज थे वो दो मुँहे सांप थे। एक तरफ एक मुंह से तो वो भारतीयों के साथ बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, और दूसरे मुंह से और कठोर शासन बना करके भारतीयों पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों हम इन्हें दो मुँहा सांप कहेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे अंग्रेजों ने जो रणनीति बनाई वो भारतीयों के हित में रही या भारतीयों को शांतिपूर्वक नियंत्रित करने की नीति रही, ब्लू वाटर पॉलिसी करने की नीति रही, शांत जल की नीति रही कि बहुत चुपचाप अब यहाँ पे हम व्यापार करेंगे, अपने अधिकार को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और हम इन्हें बहुत मजबूत नहीं होने देंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। शुरू करते हैं, देखते हैं। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि एक जो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया 1857 के बाद, 1857 रिवोल्ट के बाद, वो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जैसे किसानों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, विद्वानों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, मजदूरों ने नहीं भाग लिया था, श्रमिकों ने भाग नहीं लिया था, व्यापारियों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, और बहुत सारे शासकों ने भाग नहीं लिया था। कहा जाए कि आम जनता भी इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो 1857 की क्रांति के बाद, है ना, इनके बीच कनेक्टिविटी आ गई, इनके बीच कनेक्टिविटी आ गई, और उस कनेक्टिविटी ने कहीं ना कहीं, है ना, अगर हम देखें इस पूरे डायमेंशन को देखें तो एकता के सूत्र में, है ना, एकता, यूनिटी के सूत्र में इन्हें बांधने का कार्य किया, इन सभी को बांधने का काम किया, ठीक है। साथ ही साथ जो बहुत सारे शासक थे, ठीक है, बहुत सारे जमींदार थे, उन सभी को भी एक साथ लिंक करने की कोशिश की, ठीक है। और दोस्तों एकता के सूत्र में ये सभी बंध गए, और 1857 के विफलता पर, के विफलता पर ये चर्चा करने लगे। क्या करने लगे? डिस्कशन करने लगे, चर्चा करने लगे। पर चर्चा शुरू हो गई, ठीक है। और संभावना क्या देखी गई? संभावना कि कैसे हम इसे सफल बना सकते थे दोस्तों। तो एक बात निकल करके आई कि हम अगर एकता के सूत्र में बंधे होते, अगर हम सभी एक तरीके से यूनिफाइड होते, तो हम इस विद्रोह को सफल बना पाते। तो कहा जाता है 1857 के बाद से ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। हम एक हैं, हमारी भाषा, बोली, हमारा खान पान, रीति रिवाज, हमारी परंपराएं अलग हो सकती है, लेकिन हमारा मूल एक है। हम सभी भारतीय हैं, इस बात का गौरव, अभिमान और स्वाभिमान इस समय जागृत हुआ। चलिए देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इसका। दोस्तों जब ये पूरे भारत के अंतर्गत जब ये चर्चाएं हर क्षेत्रों में होने लगी, ठीक है, होने लगी, तो दोस्तों इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो क्या रहा? ठीक है, वो परिवर्तन ऐसा रहा दोस्तों कि अंग्रेज जो है वो भयभीत हो गए। अंग्रेज इस बात से, अंग्रेज जो है, अंग्रेजों को भय व्याप्त हुआ, फियर फैक्टर इनको आ गया, ठीक है, कि 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, पूरे भारत में अगर अशांति है, पूरे भारत में अशांति है, ठीक है, तो इसका जो परिणाम निकलेगा वो बहुत ही भयानक हो सकता है ना, बहुत बुरा हो सकता है। इस परिणाम से बचने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, इसकी सूचना ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी, ठीक है। अब माना जाता है समय बदला और
समय बढ़ा और 1885 के दौर में कहा जाए कि भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ओके, लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन क्या हुआ कि इस भय को ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वहां से एक अपना हेड, ठीक है, जिसे ए ओ ह्यूम को इस समस्या के समाधान के लिए नियुक्त करती है। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए जब ए.ओ. ह्यूम भारत आते हैं, ऑक्टेवियन ह्यूम भारत जब आते हैं तो इनकी चर्चा होती है, इनके साथ डिस्कशन होता है डफरिन की। देखिए ए.ओ. ह्यूम जो है वो भारत में आईसीएस है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज रह चुके थे और यूपी के इटावा है ना, इटावा में डीएम रह चुके थे। तो भारतीय परिदृश्य में उनको भारतीय मनोस्थिति के बारे में पता था। डफरिन ने क्या किया, इनके साथ बैठक की और इन्हें बताया कि जो भारतीय होते हैं, भारतीय ये पद और पैसे से के लालची होते हैं, ऐसी एक मनोवृत्ति बताई। ठीक है, अब ये डफरिन का दिमाग था, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो इन्होंने कहा कि अगर हम भारतीयों को ऐसे जो भारतीय जो विद्रोह करने की भूमिका में है, जो अशांति फैला रहे हैं या जो नेतृत्व दे रहे हैं, ये उन्हें हम संगठित कर दें, उन्हें हम एक जगह कर दें, तो हम क्या करेंगे, इस विद्रोह को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें पद और पैसे से मैनेज कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल वही होगा जैसे सेफ्टी वाल्व की पॉलिसी। ठीक है, अर्थात जैसे कोई प्रेशर कुकर होता है, ठीक है, इसका ये हैंडल होता है, तो आप देखते होंगे इस प्रेशर कुकर में यहाँ एक पॉइंट लगा होता है, यहाँ एक पॉइंट लगा होता है, जो भाप यहाँ पे बनती है वही प्रेशर कुकर मैनेज करता है। अगर इसको खोल दिया जाए तो इसके अंदर भाप बनना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये कहा गया कि प्रेशर कुकर जो है वो काम कर रहा है कैसे, है ना, सेफ्टी वाल्व की तरीके से काम करेगी, किसे, एक संस्था अगर इनको हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो। डफरिन को ये सुझाव थोड़ा सा ठीक लगा, तो डफरिन ने कांग्रेस नाम का एक संगठन बनाने का निर्णय ले लिया। ठीक है, कांग्रेस का निर्माण किया। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम को, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है, तथा डफरिन को कहा जाता है, ठीक है, कांग्रेस इनके दिमाग की ही उपज थी। ठीक है, इनके दिमाग की उपज थी। तो अब ये बात हो जाती है कि जब कांग्रेस का निर्माण हो जाता है, देखिए कांग्रेस क्या था, अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह, ठीक है, समूह अर्थात विशिष्ट लोगों का समूह। ठीक, ये निर्णय ले लिया गया। अब देखिए कांग्रेस क्या हुआ कि 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तीसपाल महाविद्यालय में संस्कृत महाविद्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें कुल 72 सदस्य शामिल रहे और कांग्रेस की स्थापना कर गई, जिसमें पहले जो अध्यक्ष बने, WC बनर्जी बने, WC बनर्जी, ठीक है, बनर्जी बन जाते हैं इसके अध्यक्ष। ओके,
WC बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी कहा जाता है, इन्हें कहीं कहीं UC बनर्जी भी लिखा पाया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए ये कांग्रेस का फाउंडेशन हो गया और कांग्रेस के महासचिव बने A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम जो है कांग्रेस के महासचिव बने और लगातार 16 वर्षों तक ये इसके महासचिव बने रहे, लगातार 16 वर्षों तक इसके महासचिव बने रहे। अब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यह जाती है कि कांग्रेस क्या थी और कांग्रेस किसके लिए कार्य कर रही है। देखिए, कांग्रेस भारतीय जनमानस के अधिकारों की मांग करने वाली संस्था थी, अधिकारों के मांग करने वाली एक राजनीतिक संस्था थी और पूरे देश में इसको समर्थन प्राप्त हुआ। जितने भी बड़े राजनीतिक दल थे उन सभी ने अपना विलय इसके अंतर्गत कर लिया। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस अपनी रणनीतियों को लेकर के आगे बढ़ी और 1886 ईस्वी में, ठीक है, इसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नाम बदल करके अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या संघ रखा दोस्तों। ठीक है, इसके पहले इसे नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था, भारतीय संघ के नाम से जाना जाता था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय संघ कर दिया। और अन्य धर्मों के लोग जो आप देखें 1887 में मद्रास अधिवेशन के अंतर्गत बदरुद्दीन तैयब जी जो सबसे यंग लीडर माने जाते थे, इनको इसका अध्यक्ष बनाया। ठीक है, तो कहा जाए कि सभी दलों को साथ लेकर के चलने लगे। यही नहीं बल्कि आप देखेंगे 1888 ईस्वी में, है ना, इलाहाबाद में एक अधिवेशन होता है। इलाहाबाद के अधिवेशन में जॉर्ज यूल, ठीक है, को अंग्रेज जो था, ये एक अंग्रेज था, इसको अध्यक्ष बनाया गया। तो अब लगातार आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि कांग्रेस अपनी प्रक्रिया में आगे बढ़ते रही और लगातार भारतीयों के हितों की मांगों को इन्होंने ब्रिटिश संवैधानिक पटल पर रखना प्रारंभ किया। ठीक है, लगातार कांग्रेस जो है वो कांग्रेस अपनी नीतियों को लेकर के, अपनी नीतियों को लेकर शक्तिशाली बनी रही दोस्तों, शक्तिशाली बनी रही। ठीक है, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को इन्होंने बहुत तेजी से स्प्रेड करने की कोशिश की और फैलाना शुरू किया। ठीक है, भारतीय जनता को इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। और दोस्तों जब इनकी शक्ति बढ़ेगी तो दबाव किस पे बनेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट में तुरंत, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति को वायसराय बनाया जो भारतीय हितों का संरक्षक नहीं था। उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। ये इतिहास विषय का विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, इसी के समय माना जाता है ASI, है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, 1904 में लगभग दोस्तों। इसने ये अभी जो इनका शासन चल रहा था वो बंगाल से ही था, खासतौर से इनकी राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी।
ठीक है, कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी थी और ये यहाँ से अपना शासन जो है कलकत्ता के क्षेत्र में लेके चल रहे थे। लेकिन बड़ा व्यापक बदलाव हुआ और बंगाल में कहा जाता है, बंगाल का वास्तविक स्वरूप अगर आप लोग देखें, उस समय का तत्कालीन स्वरूप अगर आप देखें तो बंगाल जो आज पूर्वी मतलब वेस्ट और ईस्ट था, ओके, वेस्ट और ईस्ट था, हम लोग इसको कहेंगे कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, अर्थात वर्तमान का बांग्लादेश और वर्तमान का पश्चिम बंगाल, इन दोनों को मिलाकर के एक बंगाल था। ठीक है, प्लस देखिए दूसरा क्षेत्र जो था बड़ी आबादी वाला बिहार, फिर आप देखें उड़ीसा और असम। दोस्तों ये जो है ये बंगाल के अंतर्गत आता था, क्योंकि ये उड़ीसा और बंगाल जो है, उड़ीसा और बिहार जो है ये 1935 के एक्ट से बंगाल से सेपरेट होते हैं, अलग राज्य के रूप में बनते हैं। ठीक है, तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं 1905 के दौर की। ठीक है, 1905 के दौर की। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि बंगाल का स्वरूप इतना बड़ा था, जिसकी आबादी है ना, पॉपुलेशन अगर कहा जाए तो 8 करोड़ 40 है ना लाख के बराबर बताई जा रही थी। 8 करोड़ 40 लाख के आसपास में इनकी जनसंख्या थी, है ना, जनसंख्या थी। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि अंग्रेजों ने कहा कि भाई इतनी बड़ी जनसंख्या है, 8 करोड़ 40 लाख है ना कि जनसंख्या पर शासन करना काफी मुश्किल है। ठीक है, तो इन्होंने एक सुझाव दिया कर्जन ने कि हम इसे क्यों नहीं विभाजित कर देते। तो एक हुआ पश्चिमी बंगाल और दूसरा हुआ पूर्वी बंगाल। इन्होंने क्या किया कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में भारत को विभाजित करने का निर्णय ले लिया। जहां पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत, पश्चिमी बंगाल वेस्ट बंगाल के अंतर्गत इन्होंने 5 करोड़ 30 लाख की आबादी को रखा और वहीं पूर्वी बंगाल के अंतर्गत इन्होंने 3 करोड़ 10 लाख की आबादी को यहां पर रखने की कोशिश की। इस 5 करोड़ 30 लाख की आबादी में अगर देखा जाए तो लगभग 4 करोड़ 10 लाख की आबादी जो थी वो हिंदुओं की थी, हिंदू मेजोरिटी की थी। तो यहाँ हिंदू सबसे ज़्यादा हो जाते हैं और 1 करोड़ 20 लाख की आबादी जो थी वो मुसलमानों की थी। तो यहाँ मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें पूर्वी बंगाल को, तो पूर्वी बंगाल में लगभग 2 करोड़ 90 लाख, ठीक है, ये मुसलमान थे। ठीक है, सॉरी 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़, अच्छा ये कोई फिक्स्ड डेटा नहीं है, आपको किताबों में कुछ कहीं अलग मिल सकता है, इसका डिवीजन कुछ अलग हो सकता है, हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं और ना ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, समझ गए। आपको दिमाग में ये रखना है कि ये कैलकुलेटिव डाटा है, जिससे हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में इनका सेंस क्या निकलता है। देखिए यहाँ पे मुसलमान थे, हुआ क्या कि अब जैसे इधर देखेंगे तो लगभग कहा जाए कि इसके बाद की जो आबादी थी वो हिंदू थी। तो हिंदू दोस्तों यहाँ पे माइनॉरिटी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो बंगाली हैं, दोनों की मुख्य भाषा बंगाल में सबसे जो बड़ी भाषा थी वो थी बंगाली भाषा, है ना, बंगाली भाषा। और बंगाली भाषा ही दोस्तों राष्ट्रवाद की भाषा बन रही थी। ठीक है, किसकी भाषा बन रही थी? शुरुआती दौर में कहा जाए तो यह राष्ट्रवाद की भाषा थी, एक तरीके से राष्ट्रवाद की भाषा मानी जा रही थी। तो अब यहाँ पे एक आप देखेंगे कि एक बहुत अलग तरीके का डिवीजन अंग्रेजों ने कर दिया कि मूल रूप से अब इधर देखिए इस बंगाल में पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कौन आ गया? देखिए बिहार का क्षेत्र सर्वाधिक आ गया, ठीक है, उड़ीसा का क्षेत्र सर्वाधिक आ गया और वहीं अगर हम लोग देखें तो असम का क्षेत्र जो है इसमें आ जाता है। तो ये बिहार कुछ अलग हो गया, लेकिन ये जो था बंगाल था, पूर्वी बंगाल था, ये पूर्ण बंगाली थे, ये कंप्लीट बंगाली थे, एक तरीके से कहा जाए ये ओवरऑल सभी जो थे ये बंगाली थे। तो इनकी जो भाषा थी बंगाली थी, इनकी जो भाषा थी वो बंगाली थी और इस कदर देखा जाए तो इन्होंने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, ठीक है, एक नया परिवर्तन दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने इनको भाषा के आधार पर विभाजित कर दिया,
ठीक है, इनको जाति के आधार पर विभाजित कर दिया, ठीक है, और यहाँ से इनको कमजोर कर दिया, ठीक है। तो कहा जाए कि भाषा के आधार पर विभाजित कर दिया तो राष्ट्रवाद अपने आप में कमजोर होने लगा, टूटने लगा राष्ट्रवाद, ठीक है। और यहाँ जब हम देखते हैं पूर्वी बंगाल के अंतर्गत, तो यहाँ जो है एक अलग वर्ग पैदा हो गया। सबसे ज्यादा कौन था यहाँ पे, तो कहा जाए दोस्तों यहाँ पर मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक हो गई और अंग्रेजों ने मुसलमानों को व्यापक समर्थन देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को व्यापक समर्थन यहाँ पे दे दिया। तो इस सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि अब अंग्रेजों ने इन्हें अलग से प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, इनको अलग से संरक्षित करना शुरू कर दिया, और मुसलमानों के अंदर भी एक स्वाभिमान जताया कि बहुत लंबे अरसे तक आपके पास शासन करने का अनुभव है, और आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप जो है ये जो हिंदुओं का दबाव है, हिंदू बाहुल्य जो कांग्रेस पार्टी है, आप उसके संरक्षण अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय जो है इनसे प्रभावित हो गया, और यही कारण है कि पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों में 1906 में, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। यह भारत के लिए बहुत दुष्परिणाम रहा है इसका। अब क्या हो जाता है, देखिए 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, ठीक है। ढाका में जो ढाका के नवाब थे उनका नाम था सलीम उल्ला खां। इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था आगा खां, कहा जाता था ये इनके प्राइम मिनिस्टर थे, आगा खां साहब, ठीक है। और इन लोगों ने मिल करके, ठीक है, एक नई पार्टी बनाई जिसे कहा जाता था मुस्लिम लीग, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे मुस्लिम लीग से कैसे हम लोग आगे देखते हैं पाकिस्तान तक का सफर, लेकिन अभी हम लोग दोस्तों इसको आगे लेके चल रहे हैं। अब देखिए 1906 के बाद जो अलग घटना हुई वो सबसे हुआ क्या कि 1906 में ही कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ठीक है, अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे नौरोजी साहब, है ना, दादाजी नौरोजी सर महोदय थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। इन्होंने स्वराज शब्द की उत्पत्ति दी, स्वराज शब्द का प्रयोग कर दिया कि हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। कहा जाता है स्वराज, स्वशासन और राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग जो है वो आपके सत्यार्थ प्रकाश में दिखाई देता है, दयानंद सरस्वती को की पुस्तक में दिखाई देता है। इसलिए दयानंद सरस्वती को अशांति का जन्मदाता कहते थे अंग्रेज, क्योंकि पहली बात राष्ट्र, स्वशासन और स्वराज जैसे शब्दों का व्यापक प्रयोग और उनकी परिभाषाएं ये सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में दयानंद सरस्वती महोदय ने लिखा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे स्वराज जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, और आगे यहाँ पे तय किया गया थोड़ा सा अंग्रेज जो थे वो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि अंग्रेजों का जो पूरा टाइम पीरियड रहा है उसमें प्रारंभिक स्थिति में जो कांग्रेस थे वो निवेदन की नीति अपनाते थे, बातचीत के जरिए किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो भारत के कुछ ऐसे नेता भी हुए जो बहुत एग्रेसिव हो गए, है ना, बहुत एक्टिव मोड में आकर के तत्काल प्रभाव से निर्णय चाहते थे, एक्टिविस्ट हो गए। तो दोस्तों हुआ क्या कि कहा गया कि 1907 का जो अधिवेशन था वो प्रस्तावित हुआ नागपुर में, ठीक है, और नागपुर जो था ये उग्र राष्ट्रवादियों का केंद्र था, उग्र राष्ट्रवादियों का केंद्र माना जाता था, ठीक है ना। जबकि देखिए ये सूरत का जो क्षेत्र था ये उदारवाद का केंद्र माना जाता था। अब यहाँ प्रस्तावित था कि नागपुर में अधिवेशन होगा और नागपुर में कहा भी गया कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने लाला लाजपत राय जी का नाम सुझाया, और लाला लाजपत राय जी का नाम जब इन्होंने सुझाया तो ये हुआ कि लाला लाजपत राय के नाम पर कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई। और यहाँ दोस्तों 1907 में रास बिहारी
घोष जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, अब 1907 में सूरत में ये कांग्रेस का विभाजन कहा जाता है। इसे कांग्रेस का विभाजन, कैसे कांग्रेस का विभाजन क्या हुआ दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो उदारवादी थे उन्होंने चुन लिया किसे? रास बिहारी घोष को। चुनना किसको था? लाला जी को। अब यहाँ पर इन्हें न चुने जाने के कारण उग्रवादियों ने इसका विरोध कर दिया और विरोध के बाद, ठीक है, भारत कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हो गया, एक उदारवादी और दूसरे उग्रवादी, या हम लोग कहें इसे एक नरम दल और एक गरम दल। देखिए उग्रवादी जो शब्द है ये अंग्रेजों का शब्द है ना, ये हमारे भारतीय राष्ट्रवाद के लिए, हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उग्रवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो ज़्यादा सक्रिय थे उन्हें उग्रवादी स्वरूप में कहा और ये गरम दल और नरम दल में बढ़ गए। और यहीं से दोस्तों कहा जाए कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय हुआ और एक कॉन्सेप्ट आता है लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनकी जो तिकड़ी थी, तिकड़ी ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया, क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दे देते हैं, है ना। अब आगे देखेंगे तो अंग्रेजों ने 1906 में जो मुस्लिम लीग गठित हुई थी उसको मैच्योर करने के लिए, उसको बहुत मजबूत करने के लिए 1906 की मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए बहुत मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 1909 का एक्ट लाया जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने मुसलमानों को एक अलग प्रोटेक्शन देते हुए, एक अलग सुरक्षा देते हुए, संरक्षण देते हुए पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दे दिया, पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार प्रदान कर दिया। अब पृथक निर्वाचन मंडल आप देखिए यहाँ पे सेपरेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान चुनेंगे, अब मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान चुनेंगे, ये रणनीति यहाँ पर इन्होंने लागू कर दी। दोस्तों ये भारत का पहला विभाजन था, या भारत के विभाजन की नींव रख दी अंग्रेजों को। मुसलमानों को अलग से राजनीतिक अधिकार देने के बाद अंग्रेजों ने आपस में चर्चा करते हुए कहा, मार्ले ने मिंटो से कहा था कि हम ड्रैगन का ऐसा दांत बो रहे हैं जो भारत को कभी भी सुकून और शांति से रहने नहीं देगा। एक ऐसे दौर में जब भारत अपने मजबूती में था, अपने राष्ट्रवाद के ताकत को मजबूत कर रहा था, तो अंग्रेजों ने एक फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत भारत को फिर से विभाजित करने का निर्णय ले लिया। बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन का विरोध पूरे देश में चल रहा था, पूरे देश में। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ बड़े नेता थे जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर साहब, गुरुदेव साहब, यहाँ पर इसके विभाजन के दिवस को शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में, राखी दिवस का मतलब होता है एकता का दिवस, हिंदू मुस्लिम हम सभी एक हैं, और शोक दिवस का मतलब होता है कि यदि ऐसा हुआ तो हम मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे, अर्थात हमारी जो
सद्भावना थी, बंधुत्व था, वो समाप्त करने की रणनीति अंग्रेज बना रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों में हमें तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये प्रशासनिक विभाजन नहीं था, ये पूर्णतः सांप्रदायिक विभाजन था, एक कम्युनल डिवीजन था। इस बात को ये नेता सिद्ध कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण था ये समय। और इस टाइम पीरियड में दोस्तों हुआ क्या कि एक अगला जो परिणाम आता है वो आता है दिल्ली राजधानी परिवर्तन। दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन, ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन ये आपका देखें 1911 में होता है दोस्तों, 1911 में। और कहा जाता है कि 1911 में जो ब्रिटिश रानी क्वीन मैरी और प्रिंस चार्ल्स द्वितीय भारत आते हैं तो इनके समक्ष रवीन्द्रनाथ टैगोर साहब निवेदन करते हुए अपनी गीतांजलि की कविता गाते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। ये भारत के भाग्य विधाता आपकी जय हो, लेकिन इस भारत को आखिर इस तरीके से क्यों परेशान किया जा रहा है, अपने शब्दों में इन्होंने कहा। और इस बात पर गौर करते हुए ब्रिटेन के राजा और रानी ने तत्काल निर्णय लिया और उस समय के जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उन्हें आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। तो दोस्तों 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया, रद्द किया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था के आधार पर ये बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। देखिए बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है और बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद है ना, तत्काल बाद जो है वो 1 अप्रैल 1912 को राजधानी दिल्ली स्थापित हो जाती, राजधानी दिल्ली स्थापित हो जाती। तो दोस्तों अब देखें अंग्रेज दिल्ली राजधानी स्थापित कर लेते हैं तो कलकत्ता को वे क्विट कर देते हैं और कलकत्ता में बंगाल का विभाजन समाप्त हो जाता है। लेकिन अब पुराना बंगाल नहीं रहता है क्योंकि बंगाल विभाजित तो हो जाता है, लेकिन जो वैचारिक विभाजन हो चुका था, एक तरफ हम वेस्ट बंगाल को देखें और दूसरी तरफ हम ईस्ट बंगाल को देखें, तो ये कभी भी एक नहीं हो सका दोस्तों, ये कभी भी एक साथ नहीं आ सके। ये अब एक तरफ कहा जाए तो वेस्ट बंगाल जो है मुस्लिम लीग कांग्रेस के का सेंटर पॉइंट हो गया, तो ईस्ट बंगाल जो है वो मुस्लिम लीग का अपना सेंटर पॉइंट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो आप सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि बंगाल विभाजन के बाद माना जाता है कि गांधी जी भी इस बात को कहते हैं कि अगर बंगाल का विभाजन नहीं हुआ होता तो राष्ट्रवाद इतनी तेजी से नहीं आता, क्योंकि पूरे देश ने इसका विरोध किया था। पूरे देश में इस बात का निर्णय लिया गया था कि हम बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, बंगाल के विभाजन का विरोध करेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन हो जाने के बाद आप देखिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, जैसे 1913 में अगर हम लोग देखें तो एक क्रांतिकारी पार्टी है जो सबसे महत्वपूर्ण थी, गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी। इसके जो संस्थापक थे वो हैं लाला हरदयाल, लाला हरदयाल जी, ठीक है। और इसका जो संस्थापक क्षेत्र था वो यूएसए का सैन फ्रांसिस्को राज्य था, ठीक है। और कहा गया कि ये जर्मनी
और अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव बहुत व्यापक देखा जाता है। ये बहुत तेजी से इसका विस्तार करते हैं और बहुत बड़े जितने भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी पार्टी का एक कहा जाता है, एक मार्गदर्शक माना जाता है इसे, ठीक है। गदर पार्टी एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के रूप में आती है जो पूरे भारत में अपने विस्तार को तय करती है। खासतौर से पंजाब के क्षेत्र में इसका इम्पैक्ट दिखता है और पूरी दुनिया में भी यह फैलने की कवायद करती है दोस्तों, और ये फैलती भी है इस तरीके से। लेकिन अगर देखिए अगला जो चरण आता है वो है 1914 का। तो 1914 के चरण में अगर हम लोग देखें तो एक घटना घटती है, कामागाटा मारू की घटना दोस्तों। देखिए अब इस बात को आप देखें समझे, जो कामागाटा मारू थी एक जापानी जहाज है, जापानी जहाज का नाम है, ठीक है। और इसे इस जहाज को रेंट पर, है ना, रेंट पर कौन लेते हैं, ठीक है, एक पंजाबी व्यापारी थे गुरदत्त सिंह जी। और ये गुरदत्त सिंह कहाँ थे, ये हांगकांग में थे, सॉरी हांगकांग में ये थे, ठीक है। और कहा जाता है लगभग 300 प्लस व्यापारियों का समूह लेकर के ये कनाडा जाना जाते थे। कनाडा, अब इसमें कनाडा चर्चा में है, ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या कि 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है और इस विश्व युद्ध में भारतीयों ने प्रारंभिक स्थिति में सहायता देने से मना कर दिया, ठीक है, जिससे अंग्रेज जो है वो काफी नाराज हो जाते हैं। होता क्या है कि अंग्रेजों ने एक अपने सारे उपनिवेश में एक घोषणा कराई, जैसे इसके उपनिवेश सबसे महत्वपूर्ण था कनाडा, और कनाडा में दोस्तों घोषणा करा दी, क्या घोषणा करा दी कि कोई भी भारतीय, है ना, कोई भी भारतीय अब कनाडा में प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा कर दी कि कोई भी भारतीय कनाडा में नहीं आ सकता। लेकिन कनाडा में कुल मिला के 35 ऐसे परिवार थे जो मूल कनाडियन हो चुके थे, इनकी पूरी फैमिली यहाँ पर निवास करती थी, पूरी फैमिली यहाँ पर रहती थी, ठीक है। तो हुआ ये कि इन लोगों को परमिशन दे दी गई कि भाई ये लोग, है ना, ये भारतीय आ सकते हैं, भारतीय आ सकते हैं। ये जो खबर थी, ये पिछली खबर जो कनाडा सरकार की थी, ये वाली कि कोई भी नहीं आ सकता है, इसको ऐसा लगा क्रॉस कर रही है, और दूर बैठे जो गुरदत्त सिंह थे उनको ऐसा लगा कि शायद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना डिसीजन वापस ले लिया है। दोस्तों हुआ क्या कि हांगकांग से गुरदत्त सिंह पहुंचते हुए ये पहुंच जाते हैं वैंकूवर, है ना, वैंकूवर। लेकिन जैसा कि पहले ही आदेश था कि कोई भी समुद्री जहाज या कोई भी भारतीय जो है वो कनाडा में प्रवेश नहीं कर सकता है, तो इन्हें कनाडा में रुकने नहीं दिया गया इस जहाज को। ये जहाज फिर से आगे बढ़ी और जब यूएसए होते हुए, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका होते हुए ये जब भारत की ओर बढ़ी और इसे कलकत्ता आना था। कलकत्ता के बंदरगाह है बजबज बंदरगाह है, इससे यहाँ पहुँचना था, ठीक है। इसी बीच यहाँ यूएसए में इसको एक क्रांतिकारी मिलते हैं भगवान सिंह, जो गदर पार्टी से संबंधित थे। इन्होंने इस जहाज में, जो भी इस जहाज में बैठे हुए लोग थे, इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और मोटिवेट करने के बाद इन्हें एक तरीके से वास्तविक राष्ट्रवाद के बारे में समझाने का प्रयास किया, ठीक है। जिसके कारण हुआ क्या कि ये सारे लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर गुस्सा रहा, क्योंकि इनका अपमान हुआ था। और जब ये कलकत्ता पहुंचते हैं, बजबज बंदरगाह पे पहुंचते हैं, तो अंग्रेज सैनिक जो है इन्हें उतरते नहीं देते हैं और इनमें भिड़ंत हो जाती है, जिसके कारण कहा जाता है बहुत सारे भारतीयों की
मृत्यु हत्या की जाती है या इस युद्ध में उनकी वो वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं। और कहा जाता है इस बात का जो प्रभाव था वो भारतीय तत्कालीन स्थिति में जो राष्ट्रवाद चल रहा था उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये थी कामागाटा मारू की घटना। इसके बाद होता क्या है कि 1915 के दौर में महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन हो जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं। तब ये महात्मा गांधी नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, जब भारत आते हैं तो इनके विशेष प्रभाव को पूरे भारत में अच्छी तरीके से दर्शाया जाता है और इनका विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इनके आने के बाद जो तुरंत प्रभाव देखा गया वो ये था कि उस समय 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ था वो अपने चरम पर आ गया था 1915 में। ठीक है, और ब्रिटिश अपने आप को कमजोर मान रहे थे क्योंकि वो उन्हें इंडिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। गांधी जी के आने के बाद गांधी जी ने कहा कि हमें नए विजित राज्यों के उपनिवेश बनने से बेहतर है कि हम अंग्रेजों को ही अपने समय का शासक स्वीकार करें और विषम परिस्थितियों में हम इनकी मदद करें, क्योंकि विषम परिस्थितियों में हमें अवसर की तलाश नहीं करनी चाहिए, किसी की भी मदद करनी चाहिए। ऐसा गांधी जी का आदर्श कहता था। और गांधी जी ने समस्त भारतीयों को मना लिया, कांग्रेस को मना लिया और इंडिया ने ब्रिटिश है ना वर्ल्ड वार में इनका समर्थन दे दिया। ठीक है, जो प्रथम वर्ल्ड वार था उसमें ब्रिटिश का समर्थन कर दिया और इस बात से गांधी जी को, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद तथा जूलू पदक, बोअर पदक ये प्रदान किए। ठीक है, जूलू पदक और बोअर पदक प्रदान किए। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, अब देखिए गांधी जी का प्रभाव तो था ही। गांधी जी लगातार एक बहुत ही प्रभावी व्यक्ति थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो काम किया था वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थी, एक बहुत बड़ी बात थी यहाँ पे। तो दोस्तों हुआ क्या कि गांधी जी के आने के बाद ही संभावनाएं थोड़ा सा ये हुई कि कांग्रेस जो है वो और एग्रेसिव होकर के बहुत महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो गांधी जी 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार आए थे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता है क्योंकि गांधी जी शांतिपूर्वक मंच पर बैठे रहे और यहाँ से वो वापस चले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि 1916 में एक समझौता होता है जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। लखनऊ समझौता, ठीक है ना। लखनऊ समझौता कहा जाता है। देखिए लखनऊ समझौता क्या हुआ, इसमें 2 समझौते होते हैं। एक तरफ होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में और दूसरी तरफ होता है नरम दल और गरम दल में। इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं एनी बेसेंट और तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक। इधर इस समझौते में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो हैं शौकत अली और मोहम्मद अली, जो 2 भाई थे। इन्हें हम लोग अली बंधु कहते थे, अली बंधु कहते थे। जहां यहां देखिए कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। वहीं मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे जिन्ना साहब, ठीक है। ये ठीक, तो ऐसे में ये समझौता होता है और समझौते में ये तय किया गया कि हम लोग एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। आखिर मुस्लिम लीग क्यों आया कांग्रेस के साथ समझौता करना, क्या कारण था? इसका कारण ये था कि 1916 में ब्रिटेन ने जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इस बीच जो है उन्होंने
तुर्की पर आक्रमण कर दिया था। और टर्की जो है वो भारतीय मुसलमानों का खलीफा जिसने मानते हैं, धर्मगुरु मानते हैं, वो टर्की को मानते थे। तो यहाँ पर इन्होंने जब अंग्रेजों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया टर्की के ऊपर, तो इनकी धर्म संकट में आ गया, धर्म संकट हो गया इनको। इन्होंने कहा कि भाई आप हमसे कह रहे थे कि आप हमारे संरक्षक हैं और आप हमें धोखा दे रहे हैं, ये बात तो उचित नहीं है। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जब इन्हें धोखा दिया तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिल करके उनका विरोध करने की कोशिश करने लगे। गांधी जी ने भी कहा कि भाई मेरी दोनों आंखें खुल गई हैं, एक कांग्रेस थी मेरे साथ, अब फिर से मुस्लिम लीग आ गई हैं, हम दोनों यहाँ पे एक साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने यहाँ चिताया था, जिन्होंने यहाँ समझाने का प्रयास किया था कि साहब इन्हें इनके जो मूल अधिकार हैं, पृथक निर्वाचन मंडल का जो अधिकार है, इसे समाप्त करके इन्हें एक साथ कर लिया जाए। लेकिन गांधी ने कहा कि अभी ये एक हो रहे हैं, इन्हें एक होने दो, भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो आगे देख करके आप देखेंगे कि कहीं न कहीं एक बड़ी भूल हो जाती है और ये मुहिम आगे चल करके पाकिस्तान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है अपने बातों को लेकर। तो यहाँ जो आपने देखा कि एक तरफ जो है दो समझौते हुए, एक समझौता आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होता है क्योंकि मुस्लिम लीग के ये कारण थे, और वहीं 8 वर्ष बीत चुका था। 1908 में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया था उसमें कहा गया था कि हम जो गरम दल के लोग हैं उन्हें 8 वर्ष के लिए निष्कासित करते हैं। तो कहा जाए जब तिलक जेल से बाहर आए तो एनी बेसेंट के आग्रह पर उन्होंने यहाँ पर पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को फिर से ज्वाइन कर लिया। यही कारण है कि इतना प्रभावी चेहरा होने के बाद 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए है यहाँ पे। अब देखिए 1917 में दोस्तों हुआ क्या, 1917 के बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु आप देखें, 1917 में ही गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए बुलाया गया। इसमें आमंत्रित किया किन्होंने, डॉक्टर राजकुमार शुक्ला साहब ने, ठीक है, डॉक्टर राजकुमार शुक्ला जी ने। इन्होंने बताया कि समस्या क्या रही भाई, समस्या ये है कि यहाँ पर अंग्रेजों और किसानों के बीच एक समझौता हुआ था। समझौता क्या था कि 3/20 भाग पर नील की खेती करेंगे, इंडिगो एग्रीकल्चर। इसीलिए इसे 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता है, 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। देखिए नील की खेती का जो ड्रॉबैक ये है कि ये कोई खाद्यान्न फसल नहीं है, सबसे पहली बात, और नील की खेती जिस भूमि पर होती है उसकी उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ दूसरी समस्या क्या आ गई कि खड़ी फसल, तैयार फसल को लेने से अंग्रेज और भारतीय व्यापारी, जो भारतीय व्यापारी थे, व्यापारियों ने मना कर दिया, भारतीय व्यापारियों ने और अंग्रेजों ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया भाई, क्यों मना कर दिया? इसलिए मना कर दिया कि जर्मनी ने रासायनिक नील बना लिया था। अब 4 बूंद डालेंगे और वो उजाला कभी समाप्त नहीं होगा, वो कलर कभी फेड नहीं होगा। और जो इंडिगो एग्रीकल्चर था उसको डालने के बाद, उसको प्रयोग करने के बाद हमें लगातार उसमें प्रयोग करना, उसका कपड़ों में लगातार प्रयोग करना हमें आवश्यक होता था। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे एक समस्या थी
जो वो समाप्त हो गई, लेकिन यहाँ समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि इनको इनका पेमेंट नहीं मिल रहा था। तो गांधी जी ने यहाँ पर पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है ना, आंदोलन चलाया और इसमें विजय प्राप्त की, है ना, बिना किसी हथियार के इस युद्ध को जीत लिया। इस पूरी घटना को देख करके रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने गांधी जी को महात्मा कहा। तो महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दे दी। तो एक तरीके से देखा जाए कि ये चंपारण का जो आंदोलन था, ये गांधी जी का पहला आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा किया गया पहला आंदोलन था, भारत में पहला सत्याग्रह था और सत्याग्रह में गांधी जी ने विजय प्राप्त की, महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और इसे व्यवस्थित बनाते हुए गांधी जी से आगे ले गए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं अगला। देखिए, इसके बाद आता है 1918 में अहमदाबाद आंदोलन। दोस्तों, अहमदाबाद भारत में पहला मिल मजदूर आंदोलन था। इसका कारण क्या था? कहा यह गया था कि मिलों में मिल मालिकों ने मजदूरों के साथ एक समझौता किया था, एक एग्रीमेंट किया था कि किसी भी परिस्थिति में जब प्लेग फैल जाएगा तो, है ना, क्योंकि उस समय प्लेग की बीमारी, प्लेग अक्सर फैल जाता था, तो प्लेग फैलने पर हम आपको 35% का बोनस देंगे। घटना हो जाती है, लेकिन अंग्रेज जो है वो 20% बोनस देने की बात को स्वीकार करता है। ठीक है, जो मिल मजदूर थे उन्होंने गांधी जी का आह्वान किया। गांधी जी आए यहाँ पर, और जब गांधी जी आए तो गांधी जी सबसे पहला आमरण अनशन करते हैं। आमरण अनशन करते हैं, यहाँ पे पहला आमरण अनशन करते हैं। ठीक है, और यहीं पे अहमदाबाद मिल मजदूर संघ की स्थापना करते हैं। ये भारत का पहला मिल मजदूर संघ है, फर्स्ट लेबर यूनियन कहा जाता है। और गांधी जी द्वारा यहाँ पे पहली बार आमरण अनशन किया गया। ठीक है, गांधी जी अपने आंदोलन में विजयी रहे और 20% की जगह पे उन्होंने 35% यहाँ पर मजदूरों को बोनस दिलवाने का कार्य किया। यहाँ पर बोनस इनको प्राप्त हो जाता है। अब आप देखिए, अगला जो है आंदोलन वो है खेड़ा का आंदोलन। अगला है खेड़ा, है ना। 1918 में ही खेड़ा आंदोलन शुरू होता है। खेड़ा आंदोलन, ठीक है, खेड़ा आंदोलन यह प्रथम किसान आंदोलन था। ठीक है ना, किसान आंदोलन। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर चंपारण को किसान आंदोलन क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उसमें किसान समझौते में शामिल थे, इसलिए उसे नहीं माना जाता। जबकि यहाँ पे जो था यह सीधे लगान का मुद्दा था, लगान का मुद्दा था यहाँ पे। और दोस्तों, कहा जाता है कि भारत की कृषि जो है वह किस पर निर्भर है? वह मानसून पर निर्भर है। मानसून खराब तो उत्पादन खराब। मानसून खराब हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने कर वृद्धि कर दी, कर को वृद्धि कर दी थी, और यहाँ पर जो किसान थे वो इसे नहीं दे सकते थे, सक्षम नहीं थे इसे देने में सक्षम नहीं थे। तो हुआ ये कि इन्होंने गांधी जी का आह्वान किया। गांधी जी आए यहाँ पर। गांधी जी से पहली बार मुलाकात जो होती है वल्लभ भाई पटेल जी की भी यहीं होती है।
जिन्हें 1928 के बारदोली अधिवेशन के अंतर्गत, बारदोली आंदोलन के अंतर्गत सूरत में वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे थे। इनको एक जांच कमेटी बनाई और उसका अध्यक्ष नियुक्त किया, और अंततः निर्णय आया कि जो लगान देने में सक्षम होंगे वही लगान देंगे, ठीक है, वही लगान देंगे, सभी नहीं देंगे, ठीक है। अंततः अंग्रेजों को मजबूरन ये डिसीजन मानना पड़ा और इस पे सहमति देनी पड़ी, पड़ी तो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। गांधी जी के लगातार जो है ये अभियान सफल रहे। अब होता क्या है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अगला जो है वो है 1919, है ना। 1919 में क्या हो जाता है, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत जिन लोगों ने भारत में अंग्रेजों का विरोध किया था उन्हें दंडित करने के लिए 1919 में कहा जाता है, तो 1917 में ही रॉलेट एक्ट की स्थापना हो जाती है, लेकिन ये रॉलेट एक्ट जो है 1919 में भारत आता है, ठीक है, रॉलेट एक्ट भारत आता है। देखिए रॉलेट एक्ट जो था वो कठोर कानून था, जिसके अंतर्गत कहा जाता था बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून, बिना वकील का यह कानून था, ठीक है। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने पूरे देश में इसके विरोध का आह्वान किया, इसके विरोध के लिए लोगों को प्रेरित किया। 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बंबई भेज दिया गया। लेकिन ये विरोध बहुत तेजी से पंजाब की ओर आगे बढ़ा और पंजाब में ये विरोध डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, तो इसका विरोध पूरे पंजाब में होने लगा, विरोध हुआ इसका, इनकी गिरफ्तारी का विरोध हुआ। अगले 2 दिन बाद 13 अप्रैल को वैशाख पूर्णिमा थी दोस्तों, और वैशाख पूर्णिमा जो है वो सिखों के लिए सिख धर्म का पवित्र दिन होता है। सभी सिख जो है वो अमृतसर, कहां पे, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एकत्रित होते हैं दोस्तों, और यहां पर होता क्या है, स्वर्ण मंदिर में एकत्रित होते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन करते हैं। और दोस्तों इनका प्रांगण काफी विशाल था, लेकिन कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण, है ना, भीड़, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण दिवस होने के कारण यहाँ पर भीड़ अत्यधिक बढ़ती जा रही थी। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगभग यहाँ से 700 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा पार्क है, ठीक है, जिसे हम लोग जलियांवाला नाम से जानते हैं। इसमें
पानी पीने के लिए कुएं की व्यवस्था, बैठने के लिए बड़ी अच्छी सीटें और एकदम पेड़ पौधे लगे थे दोस्तों। तो कहा जाए कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे। तो सारे लोग जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात थी कि 7 फीट का एक गेट था और यही एग्जिट भी है और यही इन भी है दोस्तों, एक ही रास्ते से अंदर बाहर आना जाना था। माना जाता है कि इनके सैफुद्दीन और किचलू के गिरफ्तारी के बाद पंजाब में धारा 144 लागू कर दी गई थी, ठीक है। और वहां का जो हेड था वो जनरल ओडायर था, है ना, जनरल ओडायर यहाँ पर प्रमुख था सेना का। यहां से लोग पहुंचते हैं और यहां बैठते हैं और यहां पर शांतिपूर्वक वो लोग एक तरीके से आंदोलन शुरू करते हैं या विरोध करते हैं शांतिपूर्वक। इस बात की सूचना जनरल ओडायर को पहुंचती है और जनरल ओडायर को इस बात की नाराजगी होती है और उसने ताबड़तोड़ तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्या कर लिया, गोलियां चलाना शुरू कर दिया और इस पूरे गेट को उसने कवर कर लिया। बहुत सारे लोग इन कुओं में कूद करके अपनी जान को दे देते हैं, बहुत सारे लोगों को गोलियां लगती हैं और कहा जाता है कि इसमें हजारों लोग घायल हो जाते हैं। सरकारी आंकड़ा ये निकल के आता है कि 379 लोगों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और वहीं लगभग 1200 लोग घायल होते हैं। ये आंकड़ा झूठा था क्योंकि इनके द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। अब इसका विरोध हुआ और कांग्रेस ने इसका व्यापक विरोध करते हुए कहा कि इनकी जांच की जाए। तो हंटर कमेटी बनाई गई दोस्तों इनके लिए और हंटर कमेटी ने इनकी जांच शुरू की। तो हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। देखिए इसमें 5 मेंबर थे ब्रिटिश और 3 मेंबर थे इंडियन, तो 5-3 8 लोगों की एक समिति बनाई गई थी, ठीक है। इनमें हम लोग चर्चा विस्तार से पूरा करेंगे। अभी तो सिर्फ कंटेंट में हम आपको प्रश्न कहाँ बनता है, कैसे आप कंटेंट में रुकेंगे, ये आपको सिखा रहे हैं। तो देखिए हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो आई, इस रिपोर्ट में उन्होंने जनरल ओडायर को एक कहा कि इनसे एक भूल हो गई, ठीक है, और इन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ऐसा कदम उठाया था, तो इन्हें माफी मांग लेना चाहिए, ठीक है। अर्थात सिर्फ दंड ये था कि सॉरी, आपको सॉरी बोल दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। इसका विरोध किया कांग्रेस ने कि ये गलत बात है, ठीक है। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से तहकीकात कमेटी बनाई, ठीक है, जिसके तहत, ठीक है, जनरल ओडायर को दंड देने की बात कही गई ठीक है, दंड देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जिसे असहयोग आंदोलन कहा जाएगा। और अंग्रेजों ने इनकी कोई भी नहीं सुनी। दोस्तों अगले ही साल 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया जिसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था। 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन की तिथि निर्धारित हुई और यह आंदोलन भारत के कोने कोने में फैला और भारतीय राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ। तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के साथ जो चर्चा करने वाला हूं वो है असहयोग आंदोलन से लेकर के भारत की आज़ादी तक। तो आप सभी वीडियो को देखना ना भूलें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।